हेलो स्टूडेंट्स, कम टू नाउ द अप्लाइड पार्ट जो हमने जेनेटिक्स में सीखा था। राइट, अभी हम लास्ट पार्ट दैट इज लैक ऑपेरा का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। राइट, सो एज आई सेड देयर आर सो मेनी थिंग्स हिडन, नॉट एग्जैक्टली मेंशन इन एनसीईआरटी बट दे आर देयर। उसी में का एक ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है, दैट इज डिफरेंट एरियाज ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डीएनए का डायग्राम उतार के बताया था जिसमें आरआरएनए, टीआरएनए, राइट, एमआरएनए बनाने वाले रीजन, देन एक्सॉन, इंट्रॉन, ये शब्द, राइट। अलोंग विद दैट व्हाट वी सेड, देयर आर सम नॉन कोडेड रीजन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड जंक डीएनए। ओके, सो उसको हम अगर स्पेसिफिक एक टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सी डिफरेंट एरियाज ऑफ डीएनए। फर्स्ट इज एक्सॉन, which we said coded region. Coded region of DNA is exon. Non-coded region is intron. Non-coded region is intron. बराबर। तो non-coded region intron और exon ये दोनों डीएनए के पास है। यूकैरियोट्स के पास ये non-coded region अभी भी परसिस्ट करते हैं। ओके, अभी उनका क्लियर फंक्शन हमको पता नहीं है, लेकिन वो एवोल्यूशन में हमारे साथ सालों से है, तो उसका कोई ना कोई काम जरूर होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि हमारा डीएनए मतलब बुक ऑफ लाइफ। ये बुक है आपका ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक में एक होता है पेपर जिसपे आप ड्रॉ करते हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन कैरी करने की क्षमता है, और दूसरा पार्ट है दैट इज द बटर पेपर। बटर पेपर डजंट कैरी एनी इंफॉर्मेशन. Butter paper doesn't carry any information, but it is important for protection of the coded information. वैसे इसके भी कुछ काम है, ये हमारे साथ है, राइट, एंशियंट टाइम से ये हमारे साथ है। अब अप्लाइड पार्ट में जब हमने जेनेटिक्स को डिटेल में डील करना सीखा तो इसके भी हमने कई यूज, राइट, कई प्रकार से इसके हमने प्रैक्टिकल यूज डिफाइन कर लिए। तो अभी ये चार्ट आपको सिर्फ वो नाम और उसका थोड़ा मीनिंग समझाएगा। ठीक है, तो सी नॉन कोडेड रीजन इज एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ, मतलब एक ये पॉलीमॉर्फिक डीएनए का सेगमेंट है जिसमें कुछ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। इसमें का एक न्यूक्लियोटाइड बार बार बदलते जाएगा, सो दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ। Then restriction fragment length polymorph, RFLP, एक restricted length का फ्रेगमेंट होगा जिसमें 2-4 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव आते रहेगा, so it is restriction fragment length polymorph. Then junk DNA, it's a broad term. Okay, इसी को सबको मिला के हम junk DNA बोल सकते हैं, it's a broad term. It explains the non-coded region. Okay, then VNTRS, variable number tandem repeats, it is also called mini satellites. Okay, sometimes the statement can be the satellite type of DNA. VNTRS belongs to satellite type of DNA. Satellite is the segment which shows polymorphism, मतलब उसमें न्यूक्लियोटाइड में थोड़े थोड़े बदलाव या उनके नंबर में बदलाव। ओके, सो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन होता जाएगा, so that is polymorphism shown by DNA, और उसी को हमने अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया है। So variable number tandem repeats, it's also called mini satellite because its length is around 100 to 120 nucleotides. In biotechnology area, we'll discuss about it in detail. Right? Then microsatellites, they are little bigger than mini satellites. Okay, so this is all non-coded region. उसका जेनेटिक सिग्निफिकेंस हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हम अप्लाइड पार्ट में इसको अलग अलग एरियाज में यूज करते हैं। ओके, और एक बात सब लोग ध्यान से समझ लो, आपको ये शब्द ध्यान में रखने हैं, ना कि जाके इस पे आपको पीएचडी करवानी है। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ, व्हाट आर VNTRS, बहुत ज्यादा डिग आउट करने की जरूरत नहीं है। पहले जो बेसिक हमारा चल रहा है वही आप अच्छे से समझ लो
ये एक बेसिक होने के बाद रिवीजन में मैं इसके बारे में आपको कुछ डिक्टेट भी करूंगी, डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल आप थोड़ा इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही देखिए। ओके, ये नहीं समझा, ये नहीं बताया, ऐसा रेस्टलेस होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दिस नेम्स आर देयर इन एनसीईआरटी, यूजेस एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस आर नोवेयर मेंशन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वीएनटीआरएफ, जो हम ये चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे और बायोटेक में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, रिवीजन में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी। तो सब लोग मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब कोडेड रीजन पे आ जाओ, जो काम का है। तो विल कॉल कोडेड रीजन एक्सॉन इट्स जीन। जीन का डेफिनेशन हमने अलग अलग सीखे। ओके, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड on single strand of DNA regulating one character, regulating one polypeptide, regulating one enzyme. Along with that, ये प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने वाला जीन, ट्रांसक्रिप्शन को इलोंगेट होने देने वाला जीन, प्रमोटर रीजन, रेगुलेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, ये भी लूजली हमने जीन शब्द में ही ऐड कर दिए। बराबर? ओके, अब देखो, एज अ सिंगल सेल, every cell has all the genes which are essential for life, okay, which are given to the cell by their parental cell. हमारे हर सेल में 43 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हर सेल में, बॉडी के हर सेल के हर न्यूक्लियस में हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये कहाँ से आए? वो पहला सेल जाइगोट माइटोसिस करता गया, क्रोमोसोम बांटता गया, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बांटता गया। सो इट इज व्हाट वी सेड इक्वेशनल डिवीजन। इसको हमने बोला इक्वेशनल डिवीजन। बराबर? तो ये क्रोमोसोम आगे जाते रहे, हर सेल में हमारे पास पूरे क्रोमोसोम है। जस्ट इमेजिन, आपका सेल के पास जितने क्रोमोसोम है, इट इज लाइक अ लाइब्रेरी। उसमें हर बुक है। उसमें के कुछ बुक राइट नाउ सिलेबस में है, कुछ बुक फ्यूचर के सिलेबस में है, और कुछ बुक पीछे सिलेबस में थे। आर यू गेटिंग मी? जो बुक, जो जीन, बुक मतलब जीन, बुक मतलब क्रोमोसोम, जिनको हमने पहले के लाइफ में यूज कर लिया, उनको हमने बंद करके रख दिया कबर्ड में, लेकिन वो हमारे साथ है। जो बुक्स, जो इंफॉर्मेशन, जो जीन्स हमको राइट नाउ यूज करने हैं, उनको हम स्विच ऑन करेंगे, यूज करते जाएंगे। राइट नाउ का हमारा लाइफ का पैच, अभी के एग्जाम्स हम क्वालिफाई कर लेंगे। राइट? ओके, सो राइट नाउ ये जीन स्विच ऑन है। फ्यूचर में इनको शायद हम स्विच ऑफ करके रखें। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, प्रेग्नेंट लेडी, शी विल स्विच ऑन स्पेसिफिक जीन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली, एंड वंस द थिंग्स आर डन, द जीन्स विल बी स्विच्ड ऑफ। ओके, जैसे आप ओल्ड एज की तरफ जाते रहो, जैसे आपका लाइफ प्रोसीड हो रहा है, तो आगे आगे के लाइफ के बुक, आगे आगे का सिलेबस आप पढ़ते जाओगे, पीछे वाला सिलेबस आप क्लोज करते जाओगे, लेकिन आपके लाइब्रेरी में पूरे के पूरे बुक्स, क्रोमोसोम वैसे के वैसे है। क्यों? व्हाई यू कैरी ऑल दोज? बिकॉज यू आर सपोज टू ट्रांसफर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। बराबर? तो ये पूरे जो जीन्स हमारे पास है, ये जो पूरे प्रकार के बुक्स हमारे पास है, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, राइट, ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरे जीन के प्रकार, राइट, ये पूरे इस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो सी टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट हमारे लाइब्रेरी में। जितने बुक्स है उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, राइट? सी, there are some type of genes which are called housekeeping genes. हाउसकीपिंग मतलब हमारी बॉडी एक हाउस है, उसको हमेशा मेंटेन रखना है, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते रहना है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बराबर, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, ये बेसिक मेटाबॉलिज्म है जो जाइगोट को भी करने थे, आपको अभी भी करने हैं, और मरते दम तक करते रहने हैं। ये टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम करवाते रहते हैं, okay, they are included in housekeeping genes, right? They are always on,
हाउसकीपिंग जीन आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन, क्योंकि इसको हम स्विच ऑफ ऑलवेज स्विच्ड ऑन, इसको हम स्विच ऑफ कर ही नहीं सकते। इसको अगर स्विच ऑफ कर दिया तो रेस्पिरेशन के एंजाइम कैसे बनेंगे, रोज लगने वाले हार्मोन्स कैसे बनेंगे? आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ these housekeeping genes are always switched on, right? Okay, then these are smart luxury genes. तो नाम ही देखो इसका, स्मार्ट है, लग्जरी है, मतलब जब रिक्वायर्ड है तब स्विच ऑन होंगे, जब रिक्वायर्ड नहीं है स्विच ऑफ होंगे। अब ये रिक्वायर्ड जो शब्द मैंने यूज किया, दैट इज अगेन रिलेटिव। ओके, देखो, सी द थिंग इज, इसमें के जो स्मार्ट जीन है, ये जीन, कुछ जीन स्टिम्युलस आने के बाद शुरू होंगे और स्टिम्युलस जाने के बाद बंद हो जाएंगे, और कुछ चालू ही रहेंगे, स्टिम्युलस आया तो बंद होंगे, स्टिम्युलस गया तो फिर से चालू होंगे। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे कल हमने पॉजिटिव निगेटिव ऐसे शब्द यूज किए थे, राइट? पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। स्टिम्युलस आया, देखो मेरे पास अभी ये इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ, राइट नाउ दे आर स्विच्ड ऑफ। स्टिम्युलस आया, राइट, तो मैंने स्विच ऑन किया, मतलब जो स्विच ऑफ का उसका नॉर्मल लाइफस्टाइल था उसको बंद करके स्विच ऑन कर दिया, बराबर? तो जो चल रहा है वो बदल गया तो उसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। जो चल रहा है वो स्टिम्युलस आने के बाद और जोरों शोरों से चल रहा है, देन इट विल बी पॉजिटिव फीडबैक, राइट? तो देखो, स्टिम्युलस आने के बाद अगर शुरू होता है देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूसर टाइप ऑफ जीन, राइट? ओके, अब स्टिम्युलस ये निगेटिव फीडबैक हो सकता है या पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, समझ रहे हो ना? ओके, तो ये थोड़ी हमको समझ के लेने वाली बात है। तो ये जो स्मार्ट जीन्स है, ये जो स्मार्ट जीन है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म फीडबैक के अनुसार, स्टिम्युलस के अनुसार होते रहेगा। फीडबैक के प्रकार दो है, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। इतना समझ पा रहे हो? गुड, राइट? सी, जंपिंग जीन, नाम की तरफ ही देखो। जंपिंग जीन मतलब ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम से तीसरे क्रोमोसोम जंप करने की क्षमता रखते हैं, राइट? सो दीज आर जंपिंग जीन, राइट? ओके, देन नेक्स्ट वन, ओवरलैपिंग जीन। ओके, अब देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजीब है, आगे जाके शायद डिटेल में सीखेंगे आप। हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है क्रोमोसोम पे लिखी हुई, वो गुज़बम स्टोरीज जैसी है। डू यू नो गुज़बम स्टोरीज? बचपन में सुने थे? सी, स्टोरी शुरू होती है, राइट? शुरू होती है स्टोरी, लाइक एक किंग है, उसके 5 क्वींस है, राइट? उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे। अगर इफ यू डिसाइड टू वर्क विथ क्वीन नंबर 1, then your story will proceed in this direction. If you decide to work with queen number 10, your story will proceed in this direction. Okay, so ये जीन है, राइट? ये जीन है पूरा इंफॉर्मेशन। ये जीन को, राइट, ये जीन को आप अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ के स्टोरी पढ़ेंगे तो जीन का एक्सप्रेशन अलग होगा। जीन को आपने यहां से यहां तक पढ़ा, बीच में का स्किप करके आप कहीं और चले गए तो जीन का एक्सप्रेशन अलग होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम ये बीच में छोड़ के मतलब स्प्लाइसिंग। डीएनए इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, आरएनए खुद को चाहिए वहां पे कट करता है, बराबर? तो अगर आरएनए के कट करने के पैटर्न बदल गए तो आरएनए का प्रकार बदल गया, राइट? ओके, सो सी, सिंपल। डीएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन है A to Z। ओके, जब ये डीएनए एक्सप्रेस करता है तो वो बीच बीच की इंफॉर्मेशन कभी कभी अलग अलग प्रकार से काटता है, राइट? ओके, सो इट इज वर्किंग लाइक अ गुज़बम स्टोरीज। और जीन का एक्सप्रेशन वो कटौती, ये काटने का प्रकार, ये स्प्लाइसिंग का प्रकार जैसे बदलते जाएगा, ओके, उस प्रकार से उसका एक्सप्रेशन बदलते जाएगा। ओके, सो दिस स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इज डिपेंडेंट ऑन so many factors. Okay, so those factors has to be considered, and then the possibility along with statistics is added.
बिकॉज सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीन आपको दिखता नहीं है बच्चों, यू कैन नॉट सी द जीन। ओके, ये डीएनए का सेगमेंट है, मतलब आप टॉल हो ऐसे आपको वो जीन पे लिखा हुआ नहीं है। आपको पॉपुलेशन में कैरेक्टर्स देखने होंगे। टॉल है 6 फीट, ओके 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 10 इंच, इजंट इट, 4 फीट, ये आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं। वो कैरेक्टर वाले बंदे के पास कौन सा डीएनए है, कौन सा सेगमेंट है, ये आपको एवरी टाइम रिलेट करके देखना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टडी पॉपुलेशन, then relate the study with the genetics, with the DNA, and then infer something, आपको कुछ inference निकालना होगा। So genetics के study में population की study है, statistic आएगा, analysis आएगा, language decode करके relation develop करना आएगा। So it is all about bioinformatics, okay, human से related हम बोलेंगे तो eugenics। Okay, so all these branch are applied part of this genetic, and it's a bit difficult because it requires huge amount of logic, interpretation, and your probability, possibility के concept बहुत clear होने चाहिए। तो इसका थोड़ा essence हमको pedigree analysis में आएगा। pedigree मतलब आपके पास फर्स्ट जनरेशन या आपके पास ये रिजल्ट है कि ये फैमिली में इतने लोग डिजीज है, तो उनके पेरेंट्स कैसे थे, कहां से ये डिजीज आया, किसके फैमिली से आया, या ऐसे ऐसे फैमिलीज है इनके बीच में शादी हो गई, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज किस प्रकार से ट्रैवल हो सकता है, या फिर ये फैमिली हिस्ट्री में इस प्रकार से डिजीज ट्रैवल हो रहा है, तो ये डिजीज क्यों और कौन से क्रोमोसोम की वजह से ट्रैवल हो रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। You might be knowing the history of royal family, London, UK की family, right? Royal family, they were having disease hemophilia. So ये पूरा pedigree analysis करवा के वो family से अब hemophilia हटा दिया गया। Are you getting that? So it is all about genetics and its applied part. ठीक है? So ये पूरी बातें हम मेंडल में सीखेंगे। Okay, that's why we are discussing it now, and we need to relate the things. Okay, and after Mendel we'll discuss plant breeding because it is again related. Okay, so it's not only that we are telling just a story. Okay, plant breeding ऐसा नहीं कि पढ़ा के बता दिया, it has very good scientific basis. Are you getting me? Okay, so थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, chill, आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, so see what we said, jumping gene, वो इधर से उधर जंप करेंगे, जंप करके कहाँ पे जाके बैठा अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्रेशन होगा। Okay, along with that, डीएनए ने आरएनए ने बनाने के बाद स्प्लाइसिंग कैसे होगा, अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्रेशन होगा। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन आवर डीएनए इज बिहेविंग लाइक अ गुजबम स्टोरीज। ओके, राइट, सो वैसे रहेंगे ओवरलैपिंग जीन, मतलब ये जीन है, ये जीन है। ओके, ये ऐसे देखो, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये पार्ट ये डीएनए का भी है और ये जीन का भी है। ओके, सो ये अगर इस प्रकार से रीड हुआ तो यहां से यहां तक एक जीन है और यहां से यहां तक जीन है। ओके, यहां से यहां तक रीड हुआ तो वो नॉन ओवरलैपिंग जीन हो गया। ओके, सो दिस आर ऑल जस्ट वर्ड्स यू नीड टू नो। इसके पूरे मीनिंग आपको समझने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आई राइट डाउन द वर्ड एक्सेट्रा, सुडो अलील, आइसो अलील, लाइक दैट, सो मेनी टर्म्स आर रिलेटेड। बस आपको थोड़ा जेनेटिक्स ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कितना लॉजिक रिक्वायर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात विच आई वांट टू रियली कम्युनिकेट विथ यू इज दैट दीज लेसन्स आर रिलेटेड। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर and your comprehension should be very proper about molecular basis of inheritance. Then you can work with Mendel, genetic basis of inheritance, and when you study all this you can work with biotechnology. So please note that यहाँ पे हम बहुत फोकस करके और समझ के चलेंगे, right? So the coded information, housekeeping gene, which are always switched on, they never get switched off, right? Second one, luxury, they are switched on, switched off as per requirement according to the stimulus. Jumping gene, they go on changing their position and obviously the behavior. Okay, overlapping gene, it is like एक जीन, एक डीएनए का एक पार्ट प्रीवियस जीन का भी पार्ट है और दूसरा जीन का भी पार्ट हो सकता है।
राइट, और एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे थोड़ा सीखेंगे. Okay, so this is how determining our behavior, our heritable character. But remember one more thing, it's not only genes which determines your future. Heritable characters are obviously determining. Heritable characters are obviously determining your behavior, your pattern, right? But there are additional skills which you further acquire. Okay, your behavior is even regulated by the situation in which you are present, the diet you have, the stress you have, the hormonal balance you have. So who you are is regulated by genes, but it's not ultimately regulated by genes. There are a number of factors. Okay, so who you are is determined by so many factors, and one very wonderful and positive thought is that what you decide will determine who you are. Okay, so this is what is ultimate expression of genes. Hello students. So continue with La Copera. Come to page number 117. Right? This is a simple diagram which is expressing the same thing. We discussed it is about the media on which the E. coli is growing. If the E. coli, the bacterium, is growing on a media containing glucose, then there is no need of enzyme which can digest lactose. Right? So same thing, how the gene is switched on and switched off can be explained by this experiment. Okay, so see the title, La Copera switched off. Means in this condition, the genes are switched off, means they are not transcribing any mRNA. Obviously, if the mRNA is not there, there will not be any protein synthesis. Proteins means enzymes for digestion of lactose in this condition were absent or not available. Right? So see, La Copera switched off. Here the bacteria E. coli is growing on glucose media. ये E. coli जो है वो पेट्री प्लेट पे ग्रो हो रहा है. पेट्री प्लेट पे कौन सा रॉ मटेरियल डाला है? सबस्ट्रेट, फूड, इट इज ग्लूकोज. राइट, सो दिस इज हाउ द E. coli इज ग्रोइंग. ये E. coli के बॉडी में, राइट, सेल में जो डबल स्ट्रैंडेड DS सर्कुलर DNA है, उसका ये इतना सेगमेंट जो हमने यहाँ पे इन डिटेल ड्रॉ किया है. राइट, सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, this one which I marked by red blue pen, right, and it is having this sequence of gene which we learn as PPOZA. क्या short form learn किया था हमने? कैसे learn किया? What we said? PIPOZYA. ये sequence से ही बोलेंगे हम. PIPOZYA. उसमें का पहला P भूल जाओ. कल हमने इसके पूरे डिटेल नाम भी लिख लिए थे previous part में. So this is a regulator gene, this is a promoter gene, operator gene. Now, how these regulator, promoter, operator are regulating the expression or transcription of structural gene ZYA, let us discuss that. Right? See, in any E. coli growing on any media, कौन से भी E. coli में कौन से भी मीडिया पे वो अगर ग्रो हो रहा है, तो वो कंडीशन में ये रिप्रेसर का काम, ये रेगुलेटर जीन का काम है रिप्रेसर mRNA बनाना. तो ये स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है. ये टोटल सेगमेंट जो है, वो टोटल सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा. इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस रेगुलेटर जीन विल प्रिपेयर अ mRNA, right? This is called repressor mRNA, extending as usual in 5 to 3 direction. Right? This repressor mRNA will undergo the process of translation. It will follow the process of translation and it will prepare a protein which is called repressor protein. Okay, so see, रेगुलेटर जीन ने हमेशा की तरह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की, mRNA बनाया. ये mRNA ने ट्रांसलेशन की प्रोसेस की तो प्रोटीन बनाया. रेगुलेटर जीन सिंथेसाइजेस रिप्रेसर mRNA,
repressor mRNA synthesizes a protein that is repressor protein. Right? Now, this repressor protein is sensitive, or it is having, I can draw it like this, it is having a active site, it is having a active site like this, which is sensitive for promoter region. It is sensitive for operator region. Right? So this repressor protein, when synthesized, it will go and this will bind here. This repressor protein will bind here in this way. Right? Okay. Because repressor protein binds, because the repressor protein binds to operator site, what happened is that RNA polymerase एंजाइम जो प्रमोटर रीजन पे अटैच होगा, RNA polymerase एंजाइम जो प्रमोटर रीजन पे अटैच होगा, वो आगे स्लाइड होके स्ट्रक्चरल जीन पे जा न पाएगा. Right? So RNA polymerase is sensitive, RNA polymerase is sensing this location of promoter gene. बराबर. So यहाँ पे RNA polymerase जो एंजाइम है, ये RNA polymerase यहां से आगे नहीं जा सकता. बराबर. So because of this, when RNA polymerase cannot slide over operator gene, it won't reach to ZYA structural gene, and obviously if RNA polymerase enzyme is not available, if RNA polymerase enzyme is not working with structural gene ZYA, in this situation there will be no transcription. ये तीनों जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो mRNA फॉर्मेशन. ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा. mRNA नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा. राइट? सो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ एंजाइम. व्हाट ability this enzyme has? This enzyme is needed for lactose digestion. So see, when the E. coli is growing on a media containing glucose, in that situation the enzyme is not synthesized, which means the opera is switched off. How this switch off mechanism is regulated, that we are talking about, is in this condition, regulator gene will prepare repressor mRNA, repressor mRNA will prepare repressor protein go and bind to operator site. Because it bind to operator site, RNA polymerase cannot slide to structural gene ZYA. If structural gene ZYA cannot work with RNA polymerase, there won't be transcription. If transcription is not occurring, there will not be any formation of mRNA. Right? ये ZYA की इंफॉर्मेशन लेने वाला mRNA नहीं बनेगा. mRNA नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एंजाइम्स नहीं बनेंगे. ये एंजाइम कौन है? लैक्टोज डाइजेशन के. सो लैक्टोज डाइजेशन के एंजाइम नहीं बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि सेल को लैक्टोज डाइजेस्ट करना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सेल को ग्लूकोज अवेलेबल है. तो ई कोलाई ग्लूकोज खा लेगा, रेस्पिरेशन कर लेगा, एटीपी बना लेगा और सेल की ग्रोथ ग्लूकोज यूज करके मीडिया पे लग्जूरियसली हो रही है. So this E. coli is growing on a glucose containing media luxuriously. In that situation, the genes ZYA responsible for digestion of lactose are switched off. Got the thing? So this is what is the explanation how lac opera is switched off. Right? Now, let us change the situation. What we did? We shifted this E. coli from glucose containing media to lactose containing media. हमने उसको शिफ्ट कर दिया.
राइट। अब उसको क्या करना है, उसको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना है और फिर ग्लूकोज से एटीपी बनाने हैं। सो अब उसको लैक्टोज डाइजेशन के एंजाइम बनाने ही पड़ेंगे। सो हाउ दैट मैकेनिज्म इज वर्किंग, राइट। सो अब हम वो मैकेनिज्म सीखते हैं जो इकोलाई में वर्कआउट होगा व्हेन इट इज शिफ्टेड टू लैक्टोज कंटेनिंग मीडिया। नाउ the E. coli is growing on lactose containing media because you shifted it. See, Lacopera switched on. E. coli growing on lactose media. Now same diagram I am modifying, or I modified. You are supposed to draw one more, right? So आपको दो draw करने हैं क्योंकि long question का आंसर आएगा तो आपको दो अलग सीन draw करने हैं as you have seen in diagram 6.14 in NCERT. And equally same diagram is there even in state board. So आपको दो अलग diagram draw करने हैं, right? I am just modifying it. See, now E. coli is growing on lactose. So what will happen? Few molecules of lactose entered in E. coli cell. Few molecules of lactose entered in E. coli, but that number is very less. But that is the stimulus. Lactose is called inducer. Lactose molecule कौन है? इंड्यूसर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से, जिसकी स्टिमुलस की वजह से ये ऑपेरा स्विच ऑन होगा, राइट। सो लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूसर केमिकल। नाउ सी सेम प्रोसेस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। सी सेम पी पोज है, पहला पी छोड़ दिया हमने, राइट। ये आई रेगुलेटर जीन एज यूजुअल ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। रिप्रेसर एमआरएनए एज यूजुअल रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। बट नाउ नोट, एक प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या किया था, ये रिप्रेसर प्रोटीन का ये एक्टिव साइट डायरेक्टली जाके ऑपरेटर साइट को बाइंड हो गया था। अब यही रिप्रेसर प्रोटीन को और एक एक्टिव साइट है एंड दैट एक्टिव साइट इज फॉर लैक्टोज। ओके, तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है लेकिन ध्यान में रखेंगे, हायर एंड के क्वेश्चन ये पॉइंट पे आएंगे। The repressor protein has two active sites. One site is sensitive for operator region and the other site is sensitive for lactose. Right? Okay? यहाँ पे allosteric ऐसा शब्द यूज होगा। एंजाइम के पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल सीखेंगे। Right? See. Now, this protein, repressor protein, which is sensitive to even lactose, this inducer lactose is now binding with repressor protein at another site. Because of this, now this repressor protein become inactive, right? ये inactive क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे साइट पे, ये दूसरे साइट पे जब लैक्टोज बाइंड होता है तो ये साइट अल्टर हो जाती है and it is no more sensitive to operator site now. I repeat what we are talking about. That E. coli is growing on lactose, right? Repressor regulator gene is preparing repressor mRNA by transcription. Repressor mRNA producing repressor protein. Repressor protein in presence of lactose, which is an inducer chemical. It will bind to this. When lactose bind to repressor protein, then repressor protein become inactive and it cannot bind to operator site. Okay, अब देखो, ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं हुआ, then what is the significance? How it signifies is that this RNA polymerase, right? ये जो RNA polymerase एंजाइम है, ये RNA polymerase एंजाइम यहाँ पे बाइंड हो गया। सिर्फ बाइंड ही नहीं हुआ तो ये आगे स्लाइड होगा। Right? As it slides ahead, it will continue with sigma factor. Transcription की प्रोसेस सब लोग याद करेंगे। RNA polymerase with sigma factor attaches to promoter region. Promoter region is towards the 3' end, right? That is upstream part of template DNA, right? So it will slide over. Now, along with sigma factor, it initiates the process of transcription and as it moves in 5:3 direction, right, with reference to itself, okay,
खुद के हिसाब से वो 5:3 डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और mRNA बनाते जाएगा विथ रेफरेंस टू टेम्पलेट डीएनए के। वो 3:5 डायरेक्शन में काम करेगा और mRNA ट्रांसक्राइब करेगा। नाउ द थिंग इज ZYA genes are linked genes. They always get transcribed together. तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन मिला के हमको एक ही mRNA मिलेगा। So see, this is ZYA का इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, Z का हो गया, राइट? ये दूसरा Y शुरू हो गया, राइट? और अंत में फिर से यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन आ गई, बराबर? So all the 3 genes are transcribed together and one single mRNA is produced. Right? This mRNA has information to prepare 3 enzymes which we discussed yesterday, GPT, short form, right? पहले short form में तो learn किया, PPOSA, ZYA transcribe, GPT, बराबर? तो ये तीनों mRNA, सॉरी, एक mRNA पे 3 जीन की इंफॉर्मेशन अब आगे जाके ट्रांसलेट होगी, राइट? और हमको 3 एंजाइम मिलेंगे। इट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, G stands for beta galactosidase, P for permease, T for trans-acetylase, right? So ये 3 एंजाइम एक ही mRNA बनाएगा। तो याद करो, हमने मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA की डेफिनेशन सीखी थी, right? So see, this single mRNA transcribes 3 proteins, 3 enzymes. So it is polycistronic mRNA. Clear, right? Okay, अब देखो, ये जीन स्विच ऑन हो गया। जीन स्विच ऑन होने के बाद mRNA बना, mRNA ने तीनों एंजाइम बनाए। अब ये तीनों एंजाइम सेल को लैक्टोज डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तीनों के अलग अलग काम है, उसमें का एक काम बड़ा पेक्यूलियर है, वो जो मैं अभी समझा रही हूँ। सी, द एंजाइम परमिएज, ये परमिएज प्रोटीन जो बनता है, ये परमिएज प्रोटीन ई कोलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके जुड़ता है। सी, इफ आई सेड दिस इज अ ई कोलाई सेल, राइट? ओके, ये प्रोसेस में ये जो परमिएज एंजाइम बना, राइट, ये जो परमिएज नाम का प्रोटीन बना, ये परमिएज प्रोटीन यहां से बनने के बाद ई कोलाई के सेल मेम्ब्रेन को जाके बाइंड करेगा। डीएनए ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने परमिएज बनाया, परमिएज जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जुड़ता है। अब ये परमिएज बाहर जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको अबंडेंटली अंदर आने देगा। अब आप मुझे पूछेंगे, मैडम अभी तो परमिएज बना, राइट? ओके, सो परमिएज अभी बना इसलिए लैक्टोज अंदर आया, तो इसके पहले लैक्टोज अंदर क्यों आया? ये मॉलिक्यूल पहले अंदर क्यों आया? प्लीज नोट, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ परमिएज which allow initial entry of lactose. But once lactose entered in, few molecules of lactose enter in, this mechanism happen. What's that? Repressor protein, repressor mRNA, right? Repressor protein बनाया repressor mRNA ने, repressor mRNA बन गया regulator gene से, right? So ये जो repressor protein lactose से bind हो गया, जो बाहर से आया था, कुछ परमिएज ने अलाउ किया इसलिए, राइट? सो इसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज पी साइट को ज्वाइन हो गया, पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होके ZYA जीन ने जीपीटी एंजाइम बनाए, और ये पी परमिएज जो अब अबंडेंट अमाउंट में बन गया, बिकॉज द लैक ओपेरा इज स्विच्ड ऑन, द परमिएज protein is synthesized in ample amount and then it bind to the plasma membrane. In the presence of
abundant permease, abundant amount of lactose will enter in. जितना लैक्टोज सेल के अंदर ज्यादा आएगा उतना सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब लैक्टोज को तोड़ दिया जाएगा, डाइसैकेराइड को तोड़ के 2 मोनोसैकेराइड बनाए जाएंगे और वो दोनों मोनोसैकेराइड को तोड़ के सेल रेस्पायर करके एटीपी बनाएगा और फिर से उसकी ग्रोथ लग्जूरियस होने लगेगी. So when it was growing on glucose media, Lacopera was switched off. When it shifted to lactose containing media, Lacopera is switched on. But for switching it on, ये स्टिमुलस अंदर जाएगा, ये पूरा प्रोसेस ट्रिगर होगा, तब जाके एटीपी बनेंगे. Let's see, this process takes little time. So during that period, what you observe as a scientist is that the growth of the E. coli is suppressed. And again after some time, when the Lacopera is switched on, it is again promoted. This is how switch on, switch off mechanism is regulated by presence or absence of lactose.